प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी की सीरीज में। हम लोग पहला चैप्टर जीव जगत को समझ रहे थे और उसमें आज हम लोग जीव जगत में विविधता को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव जगत में विविधता। प्यारे बच्चों, जैसा कि इसे हम जीव जगत में विविधता, जीव को हम लोगों ने सीखा है कि जीव कहते किसको हैं, ठीक है, और इसमें क्या विविधता होती है, यानी कि हम लोग भिन्नता भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी इस पूरे वर्ल्ड में कैसी कैसी भिन्न भिन्न जीव हैं जो हमारे आसपास देखने को मिलते हैं। कम शब्दों में इसको हम कहें तो किन्हीं भी दो जीवों के सभी लक्षण में समानता होना असंभव है। जो भी हमारे आसपास जीव दिखते हैं उनमें हम दो जीवों को लें और देखें और समझने का प्रयास करें तो हमें बिल्कुल भी उनके अंदर लक्षण एक समान होते हुए नहीं भी दिखेंगे, ठीक है। जीवों के अंदर इस तरह की विभिन्नता को ही हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कह सकते हैं या कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें और भी यदि कुछ समझना है तो हम प्लांट को, यानी कि डाइवर्सिटी इन प्लांट किंगडम एंड डाइवर्सिटी इन एनिमल किंगडम, यानी कि दोनों को अलग अलग करके समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि जीव जगत में विविधता का मतलब ही होता है कि हमारे आसपास असंख्य जीवों का समूह जो विद्यमान है, ठीक है ना, उनमें आपस में, यानी कि किन्हीं भी दो जीवों को लेकर के हम देखें और समझने का प्रयास करें तो उनके आपस में कोई भी समानता नहीं दिखेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो डाइवर्सिटी शब्द आ रहा है, यानी कि डाइवर्सिटी यानी विविधता शब्द जो आ रहा है, इसका मतलब यानी कि इसको हम लोग इस विविधता को क्या कह देंगे? डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी का मतलब, यह पहले बात तो हम यह जाने कि यह डाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है। दो शब्द, जिसमें पहला शब्द होता है बायोलॉजिकल, यानी कि जैविक, और इस जैविक को हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल, इसे कहेंगे बायोलॉजिकल। और दूसरा है विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी, ठीक है, यानी कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे बायो शब्द आप जोड़ेंगे, बायोडाइवर्सिटी, दो शब्दों बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है जैविक और दूसरा है विविधता। यानी कि यह जैविक विविधता का मतलब पृथ्वी पर विद्यमान विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, ठीक है, उनमें भिन्नता की बात की जा रही है, सिंपल शब्दों में। तो प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि जीव जगत में जो विविधता पाई जाती है, ठीक है ना, उसमें हमें कोई भी दो जीव आपस में एक समान नहीं दिखता है, ठीक है। हम यदि मिला करके देखें तो भी नहीं दिखता है, ठीक है। इन्हीं जीवों की विभिन्नताओं को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? जैव विविधता, ठीक है। तो उम्मीद है कि जैव विविधता आपको समझ में आया है या आया होगा। अब हम चलिए इसको पढ़ के देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो जैसा कि लिख रखा है, यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। बिल्कुल सही बात है, हम लोग अपने आसपास बहुत सारे जीवों को देखते हैं, डिफरेंट प्रकार के जीवों को देखते हैं। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं जो प्रायः हम अपने आसपास देखते हैं, अपने घरों में देखते हैं।
बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों आंखों की सहायता से नहीं देख सकते। हाँ जी हाँ, ये उसी जीव की बात कर रहा है जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन आपके आसपास ही है। ठीक है, अब यदि वो माइक्रोस्कोपिक होगा तो हमारे आसपास होगा तो भी हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमें दिखेगा नहीं। होता है जैसे सूक्ष्म जीव, हम लोग बैक्टीरिया देखते हैं वगैरह, ठीक है ना, फंगस को भी देख लेते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता का एक बहुत बड़ा श्रृंखला दिखाई पड़ेगा। यदि हम लोग इसको ठीक से समझने का या अवलोकन यानी कि देखने का प्रयास करें, यह हमें दिख सकता है स्पष्टतः। यदि आप किसी सघन वन में जाएं, माने घने वन में जाएं, तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या या उनकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी, दिखती भी है। जब हम लोग कहीं घूमने उमने जाते हैं, पार्क वगैरह में जाते हैं, जूलॉजिकल पार्क वगैरह में देखने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे जीव और उनकी किस्में हमें दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक प्रकार के पौधे, यानी कि उसमें डिफरेंट टाइप के पौधे भी तो देखने को मिलते हैं उस घने वन में। तो यहाँ क्या लिख रखा है, प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति या स्पीसीज का ही वे प्रतीक हैं। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीसीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। यानी कि जो भी जातियां हमें देखने को मिलती हैं उनकी संख्या तकरीबन 1.7 मिलियन, 1 मिलियन में प्यारे बच्चों तकरीबन 10 लाख होता है। तो आप काउंट कर सकते हो, लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन यानी 17 से 18 लाख लगभग हम लोग कह सकते हैं हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहेंगे। ठीक है, हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं तो हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। बिल्कुल भी सही बात है, हम लोग ऐसा देखते भी हैं। ठीक है, तो जैसा कि उपरोक्त यानी ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा क्या है, प्राणी हैं। ठीक है, हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं, यानी कि जो जहां दिखता है वहां उस स्थानीय नाम से उसको पुकारा जाता है। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे उसको कुछ और नाम से जानते हैं, कहीं और दूसरी जगह वही चीज किसी अन्य दूसरे नाम से जानी जाएगी, यानी कि वहां के स्थानीय लोग उसको एक दूसरे नाम से देते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सकें, तो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। ये भ्रमकारी स्थिति हमें इसलिए पैदा होगी क्योंकि हम उसी चीज को अनियंत्र दूसरी जगह जा करके उसी चीज का जब दूसरा नाम हम जानते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं या हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए इस भ्रम से बचने के लिए कोई एक ऐसी युक्ति, ठीक है, या कोई एक ऐसी पद्धति बनाई गई जिससे उस वस्तु को अनियंत्र किसी भी जगह पर एक ही नाम से जाना जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है, जैसा कि लिख रखा है, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता ही है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम पद्धति कहते हैं। नाम यानी कि नेमिंग सिस्टम, जिस पद्धति के द्वारा वह जाना जाता है। ठीक है, सारे विश्व में यानी कि समस्त सभी जगहों पर जिसके द्वारा वो जाना जाता है उसे हम नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि यह नाम किस जीव का है और उसे हम पहचानना कहते हैं, तभी हम उसके नाम को समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इस पूरी बातों में हम यही देख रहे हैं कि चूंकि इस धरती पे विभिन्न प्रकार के जीव हैं जो लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन तक है। इनका अलग अलग नाम यानी कि स्थानीय नाम भी होता है, लोग स्थानीय नाम से इसको जानते भी हैं। तो क्या हम उस एक स्थानीय नाम की सहायता से हम उसकी
बड़े स्तर पर क्या हम पहचान कर पाएंगे? तो शायद कभी भी नहीं। तो इसके लिए एक नाम पद्धति यानी कि एक नाम होना या देना जरूरी है, ठीक है ना। और उसी एक नाम को जो कि जिससे हम पूरे विश्व स्तर पर उस वस्तु को जानते हैं को नाम पद्धति कहते हैं। और यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि उस वस्तु की पूरी तरह से पहचान ना कर ली गई हो, ठीक है ना। तब तक हम उसका नाम नहीं दे सकते, ठीक है। अब यहाँ पे आगे लिख रखा है अध्ययन को सरल करने के लिए, यानी कि इन सारी परेशानियों से बचने के लिए क्या हुआ ना कि अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। प्यारे बच्चों, वही परेशानी जो स्थानीय नाम अलग अलग होते थे और व्यक्ति प्रायः कंफ्यूज रहता था कि वही वस्तु दूसरे जगह किसी दूसरे नाम से जानी जा रही है, ठीक है। इससे बचने के लिए सिर्फ एक नाम से वह वस्तु जानी जाए के लिए वैज्ञानिकों ने एक नाम देने की प्रक्रिया बनाई और इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने क्या किया? स्वीकार किया। यानी जो वैज्ञानिकों ने प्रक्रिया बनाई वो विश्व स्तर पर उसे वैज्ञानिकों ने क्या किया? एक्सेप्ट किया। पौधों के लिए ये बात आपको जानना है, पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार यानी कि समस्त पौधों का वैज्ञानिक नाम जो उन्होंने दिया उसके लिए एक सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है जिनको उन्होंने क्या कहा? ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया। यानी कि समस्त पादपों के लिए वैज्ञानिकों ने जो नियम बनाया, इस नियम को फॉलो करने के बाद ही किसी भी पादप का नाम लिखा जाएगा या लिया जाएगा। वह नियम क्या था? तो वह नियम ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर में दिया गया या इसके द्वारा समस्त सारे पादपों के नॉमेनक्लेचर को बताया गया। यानी कि इसके नियमों के द्वारा ही हम किसी पादप का नाम ले सकते हैं या रख सकते हैं। अब यहाँ पे आगे लिख रखा है कि अब आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया गया? जैसे कि वनस्पति के लिए ICBN आया, वैसे ही प्राणियों के लिए क्या आया? तो यहाँ लिख रखा है प्राणी वर्ग की विदों ने, यानी कि जो प्राणी एनिमल साइंटिस्ट थे, ठीक है, यानी क्लासिफिकेशन वाले साइंटिस्ट थे जो वर्गीकरण दिए, उन्होंने उसे किस नाम में रखा? तो ICZN बनाया और ICZN के द्वारा किसी भी प्राणी का नाम लिखने का नियम उन्होंने प्रतिपादित किया या बताया, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो प्यारे बच्चों, इसे आपको ध्यान में रखना है कि ICBN के द्वारा जो भी नियम बनाए गए वो पादपों के लिए यानी कि प्लांट्स के लिए बनाए गए और ICZN में एनिमल्स के लिए नियम बनाए गए, यानी कि एनिमल्स के लिए नियम बनाए गए, यानी कि जंतुओं के लिए ICZN और प्लांट्स के लिए ICBN नियम दिए गए। पुनः यहाँ नीचे लिख रखा है वैज्ञानिकों या वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। यानी कि वैज्ञानिकों ने यह ऐसा इसमें सोच रखा है कि जो भी नाम दिए जाए, चाहे प्लांट्स का हो या एनिमल्स का, वह इन दिए हुए नियमों पर आधारित हो और एक ही नाम उसका हो, यानी कि विश्व स्तर पे, ठीक है। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में, विश्व के किसी भाग में लोग एक ही नाम से बता सके। उनका यह टारगेट भी था कि इन नियमों के द्वारा ICBN और ICZN के द्वारा जो भी नाम लिखे जाएं या दिए जाएं, पादप का ICBN के द्वारा और जंतु का ICZN के द्वारा, तो पूरे विश्व में वह एक ही नाम से जाना जाए। चूंकि उपरोक्त हम लोगों ने देखा कि सबका एक नाम होता है और स्थानीय स्तर पर लोग अपना उसका अलग अलग नाम लेते हैं, उस तरह का नाम न हो, सिर्फ एक नाम हो जिससे हर कोई व्यक्ति किसी भी कोने में, विश्व के किसी भी कोने में रह करके उस एक वस्तु को जो हर जगह है का एक ही नाम जान सके या ले सके। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम
एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। यानी कि वे वैज्ञानिक इन नियमों के द्वारा यह भी बता रहे हैं कि जो भी नाम चाहे प्लांट्स का या एनिमल का रखे जाएंगे ICBN द्वारा, प्लांट्स का ICZN द्वारा, एनिमल्स का, वह नाम पूरे विश्व में एक ही हो, वह किसी दूसरे जीव का ना हो, यह भी सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो आगे लिख रखा है जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए, ये जीव वैज्ञानिक यहां लिख रखा है कि जीव वैज्ञानिक ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, एक नाम वंश नाम तथा जाति संकेत पद। यानी कि जो उन्होंने नाम देने की प्रक्रिया अपनाई उनमें उन्होंने प्रत्येक के लिए दो घटक कहा, यानी कि एक को वंश में रखा और दूसरे को जाति संकेत पद में दिया। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं यानी कि वंश और जाति, उसे क्या कहा गया? तो द्विपद नाम पद्धति कहा गया। क्या कहा गया? द्विपद नाम पद्धति। द्विपद यानी कि जिसमें दो पद थे। ठीक है, इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। यानी कि यह जो द्विपद नाम पद्धति थी इसको कैरोलस लिनियस ने सुझाया था। इस का उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं और इस द्विपद नाम पद्धति जिसमें वंश नाम और जाति संकेत पद को इंडिकेट किया गया था के द्वारा किसी नाम का किसी जीव का नाम लिया जा रहा था। ठीक है ना, वंश नाम और जाति के संकेत पद से यानी कि जेनस और स्पीशीज से, ठीक है ना, उसे द्विपद नाम पद्धति कहा गया और यह द्विपद नाम पद्धति कैरोलस लिनियस के द्वारा सुझाया गया था, जो पूरे विश्व में जितने भी जीव वैज्ञानिक थे इसी द्विपद नाम पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि यह दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अगले लेक्चर में इसको और भी अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।